कई बॉलीवुड के लोग जो होते हैं रात रात भर पार्टी करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो लेके ये उनको कंसंट्रेशन करने में मदद करती है। बॉलीवुड में इसकी थोड़ी पहुंच थी, कनेक्शन लोगों को जानता था, तो ऐसा कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी के साथ इसका अफेयर हुआ। कितना फ़र्क आया है पिछले 40-50 सालों में ड्रग्स की ट्रेड में, ड्रग्स की स्मगलिंग में, ड्रग्स का मार्केटिंग में। पहले अंडरवर्ल्ड का बहुत जोर था इस चीज़ में, दाऊद इब्राहिम के लोग करते थे। फिर विकी गोस्वामी को आपने सुना होगा, तो बॉर्डर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ड्रग्स आता था। एक मैनुअल तरीका होता था, अभी टेक्नोलॉजिकल तरीका होता है। गोवा की इकोनॉमी को और गोवा की खास तौर से ड्रग्स इकोनॉमी को मैंने ये पाया कि वहाँ पे अलग अलग बीच हैं। हर बीच जो है वो किसी न किसी देश के ड्रग माफिया का है। अब नहीं रह गया है वैसा। अब क्लैंडस्टाइन तरीके से होता है, छुप छुप के होता है, ड्रग सप्लाई होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बीच डिवाइड करके बैठे हैं। मनीष, दूसरी किताब आपने जो है ये ड्रग्स के ऊपर आधारित लिखी, कार्टेल। क्या कारण था इस सब्जेक्ट को अचानक चुन लेने के पीछे? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न था कि ड्रग्स तो हमेशा से यूज़ होता आया है। वो है डार्क वेब के थ्रू ड्रग स्मगलिंग करना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना, और यंगस्टर्स बहुत जा रहे हैं उसमें। टेक्नोलॉजी है, यंगस्टर्स टेक सेवी है आजकल, और बहुत आसानी से उन लोग को ड्रग्स उनके हाथों तक पहुंच जा रही है, जो पहले इतना आसान नहीं होता था। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल। 5E मीडिया में आपका एक बार फिर तहे दिल इस्तकबाल है, स्वागत है। हमने वादा किया था आपसे कि हम मुंबई के मशहूर क्राइम रिपोर्टर मनीष पचौली को दोबारा लाएंगे, और मेरे साथ मनीष पचौली अब बैठे हुए हैं। बात तो माननी ही पड़ेगी, आखिर दोस्तों यारों की बात कौन जो है इनकार करता है, नहीं कर सकते मना। सही है, एकदम सही। तो बहुत बहुत स्वागत है मनीष दोबारा। थैंक यू। दोस्तों, पिछली बार तो हमने जो बात की थी वो एक मर्डर पर थी, लेकिन आपको मालूम है कि इस देश में हर दिन लाखों सपनों की मौत होती है, हजारों परिवारों के बच्चों का भविष्य की मौत होती है। और वो मौत कैसे होती है? ड्रग्स से, नशे से। और नशे की दुनिया जो है वो कैसी है, कितनी खतरनाक है, उसके ऊपर मनीष ने भी बहुत अच्छा तगड़ा रिसर्च किया है। हमारी पत्रकारिता के दौर में हम लोगों ने नशाखोरों पर, नशे की तस्करी करने वालों पे, नशा बेचने वालों पर भी सैकड़ों खबरें की हैं, लेकिन मनीष ने तो पूरी की पूरी एक किताब ही लिख दी जिसका नाम है कार्टेल। और ये जो कार्टेल है वो द न्यू एज नार्कोस है। तो जो नशा किसी ज़माने में हाथों से एक दूसरे के पहुंचता था, वो आज कैसे डार्क वेब के ज़रिए हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचने लग गया है। वहाँ तक के पूरे सफ़र की कहानी, और मुंबई का अंडरवर्ल्ड, उसका ड्रग्स में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी बातें जो हैं मनीष ने अपनी किताब में समेटी हैं। तो आइए मनीष के साथ में ये जो है एक और दिलखुलास मुलाकात, एक जो जानकारियों का सफ़र है, उसे हम शुरू करते हैं। मनीष, दूसरी किताब आपने जो है ये ड्रग्स के ऊपर आधारित लिखी, कार्टेल। क्या कारण था इस सब्जेक्ट को अचानक चुन लेने के पीछे? इसके पीछे एक बड़ा रीज़न था कि ड्रग्स तो हमेशा से यूज़ होता आया है, पर अब क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों में एक नई मोडस ऑपरेंडी बहुत तेज़ी से फैल रही है, और यूथ्स को भी जकड़ रही है उसमें। वो है डार्क वेब के थ्रू ड्रग स्मगलिंग करना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना। इवन सप्लाई भी जो होती है वो डार्क वेब के थ्रू ही कई जगह सप्लाई हो रही है, और यंगस्टर्स बहुत जा रहे हैं उसमें। टेक्नोलॉजी है, यंगस्टर्स टेक सेवी है आजकल, और बहुत आसानी से उन लोग को ड्रग्स उनके हाथों तक पहुंच जा रही है, जो पहले इतना आसान नहीं होता था। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस चीज़ पे एक किताब लिखी जाए। बीच में एक बहुत बड़ा केस भी हुआ था जिसमें एक बड़े सेलिब्रिटी का बेटे का भी नाम आया था। तो वहाँ पे भी काफ़ी यूथ्स थे जो जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को एक्सपोज़ करना चाहिए, इस चीज़ पर लिखना चाहिए, ताकि लोगों को नॉलेज पहुँच सके। पेरेंट्स आजकल काफ़ी कंसर्न है, डरे हुए होते हैं कि बच्चा कॉलेज जाता है तो ड्रग्स यूज़ करता है क्या, सिगरेट पीता है क्या, नहीं मालूम पड़ता है। तो हो सकता है ये किताब पढ़ के कुछ लोग को कुछ आइडिया लगा हो कि कैसे वो जान सके कि उनका बच्चा सही रास्ते पे है कि गलत रास्ते। यानी कि कुल मिलाकर के कहूँ तो जर्नलिज्म की दुनिया जो है छोड़ दी है, लेकिन जर्नलिज्म नहीं छोड़ी है।
हाँ, जर्नलिज़्म की दुनिया पूरी तरह तो नहीं छोड़ी है, फ्रीलांस लिखता रहता हूँ, लेकिन किताबें लिखने का एक अलग ये है। हुँ, आपने और हमने इतने सालों 2-3 डिकेड्स का जर्नलिज़्म किया है। पर अब क्या होता है कि एक लेवल के बाद एक ये आ जाता है कि अब आगे क्या? हुँ। इसके आगे क्या लिखा जाए, कैसा? अब स्टोरी ब्रेक करते रहें, बड़े स्टोरीज़ करते रहें, क्राइम फीचर करते रहें, लेकिन आगे क्या? तो किताब लिखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आपने तो कितनी 35-40 कितनी किताब हो गई मुझे मालूम नहीं। हाँ, मैं मेरी ये दूसरी किताब है। तो क एक अलग ही एक्सपीरियंस था पहली किताब के बाद, द शीना बोरा केस जो लिखी थी जिस पे आपने पिछला महीना पॉडकास्ट किया था। तो ये दूसरी किताब भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा मुझे और लगा कि लोगों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी तो अच्छा है, लोगों को हेल्प होगी तो अच्छी बात है। अभी पिछले दिनों पता है गोरेगांव में जो नेस्को कंपाउंड है वहाँ पर एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कुछ कॉन्सर्ट था उसमें 3-4 कुछ 2 एमबीए 2 के जो एमबीए स्टूडेंट थे स्टूडेंट्स मर गए उसमें एक्सटेसी लेके। एक्सटेसी ली गई ये इस्टेब्लिश हो गया है। हाँ, वो एक पीली कलर की वो मालूम पड़ा उनके इंट्रोगेशन के दौरान, पीली कलर की गोली थी कुछ, एक्सटेसी थी और वो ओवरडोज़ के कारण 2 लोग मर गए। एक अस्पताल में है, उसमें से एक ने तो को उसके साथ लिकर भी कंज़्यूम किया था। तो वो दोनों एक डेडली कॉम्बिनेशन हो गया था, जिसके वजह से एक की तो जान गई उसमें। क्या कारण है ये इतने आसानी से मिल जाती हैं ड्रग्स बच्चों को ऐसे कॉन्सर्ट वगैरह में जबकि पुलिस को भी मालूम है कि इस तरह के कॉन्सर्ट्स में या होटल्स में या पब्स में या क्लब्स में ये सब चीज़ें आसानी से कंज्यूम हो सकती हैं तो वहाँ इनका नेटवर्क निगरानी तंत्र क्या करता रहता है। अभी तो फ़िलहाल ये नेस्को के केस के बाद तो वही सवाल उठ रहे हैं कि इतने आसानी से क्यों ड्रग्स मिल रही है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मूवमेंट चालू किया है नशा मुक्त भारत, जिसमें ड्रग्स को टारगेट किया है, हर स्टेट को इंस्ट्रक्शंस है। महाराष्ट्र में भी उसको काफ़ी तगड़े तरीके से फ़ॉलो किया जा रहा है। पर इस बीच ये जो स्टूडेंट्स वाला केस हुआ नेस्को में कॉन्सर्ट के दौरान, वो बहुत चिंताजनक हो गया है। उसमें तो एक डिलीवरी ऐप के थ्रू हुई थी। अच्छा। हाँ, आजकल मतलब डिलीवरी ऐप के थ्रू ड्रग्स पहुँचाई जा रही है। तो इसमें डिलीवरी ऐप के तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया इन लोगों ने। नहीं, पर वो ऐसे आपको सिर्फ़ दवाई के तौर पे नहीं भेजा गया होगा ना या गोली के तौर पे नहीं भेजा गया होगा, उसको किसी सामान में छुपा कर दिया हुआ होगा। अब आजकल डिलीवरी ऐप है, मुझे आप तक पहुँचाना है, मैं आप तक नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो ऐप के थ्रू मैं बुक कर लेता हूँ, आपको 2 घंटे में वो चीज़ मिल जाती है, 1 घंटे 2 घंटे में। तो अब वो ऐसे कोई सामान में, कोई किताब में या कोई खाने-पीने की चीज़ में अगर छुपा के भेज रहा है, तो डिलीवरी ऐप वाले उसको ओपन करके देखते नहीं हैं। हालाँकि बीच में ये भी हुआ था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इन्होंने काफ़ी इनको कुरियर कंपनीज़ को भी कहा था कि आप हर कंसाइनमेंट को जो आप भेज रहे हैं एक्स-रे करिए, क्योंकि आप किताब के अंदर ड्रग्स रख के भेज रहे हैं और आप स्टिल आज भी वो चीज़ फ़ॉलो नहीं होती है। आप बुक करिए, घर से लेके जाते हैं और उसको कुरियर कर दिया जाता है या डिलीवरी आपके थ्रू डिलीवर कर दिया जाता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको अंदर ड्रग्स है कि नहीं? जब आप सिस्टम ही फ़ॉलो नहीं कर रहे, लॉ फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं और इवन एजेंसीज़ को भी हाँ, कई बार अब एक जनरल एक ये हो जाता है कि कॉन्सर्ट्स में ड्रग्स ली जाती है, जैसे अब इस वाले में हुआ, तो अब एक फीलिंग हो जाएगी कि जनरली कॉन्सर्ट में लिया जाता होगा। जो नाइट पार्टीज़ होती है, वहाँ पे लिया जाता है। तो ये एक बड़ा है, लेकिन अब आप कितना कहाँ का रेड करोगे? कल क्या होता है कई बार, आप रेड कर दो तो कंट्रोवर्सी बन जाती है अगर नहीं मिला तो, कि आपको जान कर के टारगेट किया गया। जैसे रेव पार्टीज़ होती है, रेव पार्टीज़ में कई बार जो लोनावाला, खंडाला में होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कई बार रेड होती है और पकड़ी भी जाती है। रेव पार्टी क्या होती है। रेव पार्टी होती है जहाँ पे आप इकट्ठे होते हैं पार्टी के लिए और वहाँ पे ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और लिकर कंज्यूम करते हैं बिना लाइसेंस के, नाच गाना होता है। तो खासकर जहाँ पे ड्रग्स का सेवन होता है, वो रेव पार्टी के नाम से जानते हैं लोग। तो वो भी अब उसमें भी ये आता है कि आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है, तो आप ऐसे ही तो रेड नहीं कर सकते हर एक पार्टी में। आप कैसे जनरलाइज़ कर देंगे कि यहाँ पे ड्रग्स मिल रहा है? तो जब तक आपको इंटेलिजेंस नहीं होगा, तब तक आप उसको रेड नहीं कर पाएँगे और शायद इसी के चलते ये इस तरह से ड्रग्स कॉन्सर्ट्स में, पार्टीज़ में पहुंच जाती है और कई बार डिपेंड करता है कि ऑफ़िसर भी किस तरह के हैं। जो एंटी नारकोटिक्स एजेंसीज़ हैं, किस तरह के ऑफ़िसर्स उसको हेड करते हैं, वो कितने सिंसियरली और सीरियसली अपने जॉब को लेते हैं, उनकी टीम कितनी
अच्छी है, जिनका ह्यूमन नेटवर्क इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा होता है कई बार कि कुछ सालों में बहुत सारी रेड्स पड़ती है, बहुत सारा ड्रग सीजर होता है, लेकिन अचानक से आपको मालूम पड़ा जब कोई पर्टिकुलर ऑफिसर चले जाता है तो वो ठंडा पड़ जाता है। फिर कभी होता है, कभी नहीं होता है, वंस इन अ वाइल हो जाता है। टारगेट पूरा करने के लिए भी एजेंसीज अपना काम करती है, फिर ठंडी बैठ जाती है। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। कितना फ़र्क आया है पिछले 40-50 सालों में ड्रग्स की ट्रेड में, ड्रग्स की स्मगलिंग में, ड्रग्स का मार्केटिंग में? पहले देखिए, पहले एक बॉर्डर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ड्रग्स आता था। एक मैनुअल, जैसे मैं कहूँगा मैनुअल तरीका होता था, अभी टेक्नोलॉजिकल तरीका होता है। तो जैसे आपने सुना होगा गोल्डन क्रेसेंट है और गोल्डन ट्रायंगल है। तो गोल्डन क्रेसेंट है जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान है। गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें एक म्यांमार, थाईलैंड और लाओस है। तो और उन दोनों के बीच में इंडिया सैंडविच्ड है। तो आज भी जो बड़ी मात्रा में आता है, तो ये दोनों गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के थ्रू इंडिया में ड्रग्स सप्लाई होता है। खासकर ओपीएम हो गया, हेरोइन हो गया, और गोल्डन ट्रायंगल से तो मेथाम्फेटामाइन मेथ बोलते हैं जिसको, वो भी काफ़ी सिंथेटिक ड्रग है, वो भी काफ़ी मात्रा में सप्लाई होता है। पहले अंडरवर्ल्ड का बहुत ज़ोर था इस चीज़ में, दाऊद इब्राहिम के लोग करते थे। फिर विकी गोस्वामी का आपने सुना होगा, तो मेजरली वो बड़ा बना ही ड्रग्स हाँ, वो तो गुजरात का ही है और वहाँ गुजरात के का है। ही एक पुलिस ऑफिसर का ही बेटा है वो वो गोस्वामी। पुलिस ऑफिसर का बेटा था, हाँ। और वहाँ पे बूटलेगिंग करता था क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट था, तो लिकर की स्मगलिंग करता था। फिर उसने मैंड्रेक्स में, उसका कोई दोस्त था जो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था, तो मैंड्रेक्स बना के सप्लाई करना चालू किया। और फिर वहाँ से वो दुबई भी शिफ्ट हो गया। जब वापी में उसका कोई एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, तो वहाँ से दुबई भाग गया था वो। और वो काफ़ी बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ को भी सप्लाई करता था। मैंड्रेक्स जो है उसकी उस समय 80s 90s में बॉलीवुड में भी जाती थी। और दुबई में से जाके फिर वो वहाँ भी उसने किया, वहाँ से फिर भाग। दुबई में तो उसने पूरा कारखाना ही इस्टेब्लिश कर लिया था, वहीं अरेस्ट हुआ था और हाँ, पहले तो दाऊद के साथ करता था 93 तक, तो दाऊद के लिए काम करता था। फिर 93 में वो दाऊद से अलग हो गया बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, और फिर अपना खुद का उसने काम चालू कर दिया। मेरे ख्याल से सबसे पहले ज़ाम्बिया शिफ्ट हुआ, ज़ाम्बिया से वहाँ करने लगा। वहाँ पे जब वो एक्सपोज होने लगा, वहाँ की जो इनकी कमेटी थी, एंटी करप्शन कोई कमीशन था, तो वहाँ पे उन लोग को खबर लगी, तो वहाँ से भाग के जोहान्सबर्ग गया साउथ अफ्रीका में। फिर साउथ अफ्रीका से भी करने लगा, फिर वहाँ से वो वापस दुबई आके भी करने लगा था। काफ़ी हद तक दुबई में बहुत, जो आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री उसने चलाई थी। और मेरे ख्याल से 2012 में शायद वो पकड़ा गया था, या 2012 में तो छूटा था। उसके कई साल पहले पकड़ा गया था, और वो बड़ी फैक्ट्री बस्ट हुई थी, और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था। हाँ, वो फ्रूट पल्प एंड कुछ उसकी फैक्ट्री के अंडर गार्ब वो किया करते थे। उसमें फिर वो वहाँ पे पकड़ा गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, लेकिन वो मेरे हिसाब से 2012 में शायद वो छूट गया था। वो कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में, और कोई लॉ है वहाँ का जिसमें उसको शायद माफ़ी मिली, और वो वहाँ से छूट के फिर थोड़े टाइम इंडिया में आके, और वहाँ से एक वो केन्या शिफ्ट हो गया। अब उस समय हालांकि अब आके डिनाई किया है ममता कुलकर्णी ने, क्योंकि ये बॉलीवुड में इसकी थोड़ी पहुंच थी, कनेक्शन, लोगों को जानता था, तो ऐसा कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी के साथ इसका अफेयर हुआ, और ममता कुलकर्णी और दुबई से वो दोनों फिर केन्या शिफ्ट हो गए। केन्या में काफ़ी साल रहे। ममता कुलकर्णी तो खैर अब इंडिया वापस आ गई है, और उसके ऊपर कोई केसेस भी नहीं है। हाँ, वो लगातार नहीं, एक केस तो बनाने की कोशिश की गई थी जो ठाणे पुलिस ने रायगढ़ में या कहीं पर जो फैक्ट्री बस्ट की थी उसमें, और फिर बाद में वो उस केस से अदालत ने उसको कहा था कि नहीं, इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता है, तो वो नहीं होता है। उसके बाद में ही वो हिंदुस्तान लौटी। हाँ, वो हिंदुस्तान लौट गई अभी, और अब हालांकि डिनाई कर रही है कि उसने कभी शादी की है विकी गोस्वामी से। रिलेशनशिप थी, वो तो मानती हैं, रिलेशनशिप मानती है, और शादी की थी, पर ऐसा कहा जाता था कि दोनों मैरिड भी थे। और इसने जब विकी गोस्वामी जेल में था, तो काफ़ी ऐसा एलिगेशंस था कि ममता कुलकर्णी उसका वहाँ पे केन्या में बिजनेस संभालती थी, जो सब उसने अब डिनाई किया है यहाँ के। तो विक्की गोस्वामी को आप बता रहे हैं कि वो डी कंपनी के लिए काम किया करता था, तो डी कंपनी का ऐतिहासिक रूप से आपके नज़र में ड्रग्स के साथ में कनेक्टिविटी दिखाई देती है? डी कंपनी का
कई लोग डिस्प्यूट करते हैं कि पूरी तरह ड्रग्स में नहीं था, पूरी तरह तो नहीं, तो उनके वेरियस एक्टिविटीज़ है, टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड एक्सटॉर्शन तो मेजर था, पर ड्रग्स भी वो काफ़ी हद तक उनका नारकोटिक्स में एक नारकोटिक स्मगलिंग में हाथ था। अब पाकिस्तान है, कराची है, वहाँ के बॉर्डर एरियाज से भी है। फिर नार्को टेररिज्म में भी जैसे वो इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पे आप ड्रग्स के बदले हथियार की तस्करी करते हैं, कैश में पेमेंट नहीं करते हैं पर हथियार उसके बदले होता है। तो दाऊद का भी काफ़ी हद तक नारकोटिक्स में तो उसने किया है। एक टाइम तक तो 90s तक तो उसका नारकोटिक्स में रहा है। उस बाद में क्यों नहीं करेंगे? अब तो कराची में बैठे हैं, आराम से कुछ भी कर लें। धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, अंडरवर्ल्ड ने बहुत सारी एक्टिविटीज स्ट्रीमलाइन कर ली हैं। जैसे दाऊद का भाई दुबई में बिल्डिंग रियल एस्टेट चलाता है, मुस्तकिन की बात कर चलाता रहे है, हैं। मुस्तकिन चलाता है, उसका केसेस नहीं है, तो रियल एस्टेट का बिजनेस चलाता है, बिल्डिंग्स बनाते हैं, होटल्स चलाते हैं। तो फिर कई जगह कई प्रोजेक्ट्स में खुद के पैसे लगाते हैं, कई बिजनेस में पैसे लगाते हैं। अब वो एक पूरा प्रॉपर मनी फ्लो हो गया है, Legitimate पूरा business। लेजिटिमेट हो गया है। कंपनीज कहीं जहाँ पे हो सकता है लीगली कंपनीज क्रिएट की है, कहीं पे शेल कंपनीज के थ्रू करते हैं। तो अब वो ओपनली उनको बहुत एक्सटॉर्शन करने की या नारकोटिक्स डीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब पिछले कुछ साल में जैसे आप देख रहे हैं एक अलग ही शिफ्ट आ गया है नारकोटिक्स में। जैसे मैंने कहा कि ये तो जैसे आप एक ह्यूमन चेन बता रहे थे, अब एक टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, डार्क वेब के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट। तो अब पूरा ही सिस्टम ही बदल रहा है नारकोटिक्स डीलिंग में। और जब डी कंपनी की बात चलती है तो इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची की बात ज़रूर आती है। इकबाल मिर्ची लंदन शिफ्ट हो गया था, लंबे समय तक वहाँ रहा। जब हम लोग जर्नलिज्म कर रहे थे तभी उसी दौर की बात है। उसके लंदन का जो पैलेटियल बंगलो है उसके ऊपर मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के इंटरपोल ने रेड की थी और उसको अरेस्ट भी किया था। तो ये जो इकबाल का पूरा मिर्ची का कारोबार रहा है नशे का, उसको किस तरीके से देखते हैं, या किताब में उसका जिक्र भी आया है? नहीं, उस किताब क्योंकि मेरे जैसे आपने उसका टाइटल भी देखा, कार्टेल द न्यू एज नार्कोस, तो इसमें कंजर्वेटिव उसमें मैं इतना बहुत ज़्यादा गया नहीं हूँ, अंडरवर्ल्ड एंगल में भी बहुत ज़्यादा गया नहीं हूँ। पर जैसे आपने इकबाल मिर्ची का नाम लिया, इकबाल मेमन, अब मिर्ची तो नाम पड़ा क्योंकि उसके फैमिली का मसाले का बिजनेस था। तो इकबाल मिर्ची भी मैंड्रेक्स और हेरोइन में काफ़ी डील करता था। मैंड्रेक्स उस समय 80s 90s में, अर्ली 90s में काफ़ी चलती थी। आज शायद मैंड्रेक्स कम ही सुनाई देती है, क्योंकि उसकी जगह एमडी ने ले ली है। एमडी ने ले ली है। तो मैंड्रेक्स का विकी गोस्वामी के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा स्मगलर था, डीलर था। और ये अपना लंदन में ही बैठ के, यूके में बैठ के काम करता था वहाँ से। दिखाने के लिए उसकी एक राइस फैक्ट्री थी मेरे ख्याल से, वो बिज़नेस उसका शो बिज़नेस था, उसकी आड़ में इस तरह की चीज़ें करती थी। और जो आपने कहा रेड भी पड़ी थी, इंटरपोल ने एक्स्ट्राडिशन के लिए कोशिश भी की थी, पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट केस हार गई थी वो। तो इकबाल मिर्ची को लेकर नहीं आ पाए कभी। उसमें तो शायद हमें कुछ जुर्माना भी लगा था। हाँ, 5 लाख पाउंड का या 50,000 पाउंड का कुछ जुर्माना भी भरना भी पड़ा लगा था। था। हाँ। हालांकि अब वो कुछ साल पहले तो हार्ट अटैक से खुद ही मर गया। लेकिन उसकी संपत्तियों के ऊपर तो अब जो है सरकार ने काफ़ी कंट्रोल किया है, उनको जब्त किया है और शायद उनको आगामी दिनों में ये भी किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा यहाँ पे। ऐसा कुछ है? हाँ, यहाँ पे एटलीस्ट जहाँ पे इंडिया में जो प्रॉपर्टीज़ है जो उनके बस में है, वो तो उन्होंने वो कर सकते हैं, वो तो प्रॉपर्टी जब्त की है। अब उसको प्रोसेस होने के बाद ऑक्शन किया जाएगा। ये सुनने में आता है कि विकी गोस्वामी जो है वो अफ्रीका, दुबई, मुंबई रूट जो है वो काफ़ी इस्तेमाल करता है। क्या सूचनाएं हैं, या वो कितना हाई रिस्क रूट है? दुबई से काफ़ी, जैसे आपने, जब तक वो एक्सपोज नहीं हुआ था तो दुबई से तो वो काफ़ी ये स्मगल करता था। केनिया से उसने काफ़ी किया है, केनिया से यहाँ दुबई होते हुए इंडिया में भी आता था, और केनिया से यूएस में भी काफ़ी। इनफैक्ट वो आप आज की तारीख में यूएस गवर्नमेंट की कस्टडी में भी है, यूएस एजेंसीज़ की कस्टडी में है। हालांकि वहाँ पे वो उसको मदद भी कर रहा है, कोई और बड़े जो ड्रग स्मगलर्स हैं उनको उनके लिए पनिशमेंट हो, इसके लिए वो खुद भी मदद कर रहा है। तो उसका नेटवर्क तो पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पे फैला हुआ था, सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस तक भी फैला हुआ था उसका। तो वो रूट तो था, केनिया से भी यहाँ तक अगर स्मगल करता था वो।
इनफैक्ट दुबई में भी जो आप कह रहे हो वो बहुत बड़ा उसका एक एफेड्रिन का कंसाइनमेंट पकड़ा गया था। एफेड्रिन जो है वो मेथाम्फेटामाइन का प्रीकर्सर होता है। तो उसमें भी उसको महारत थी वो बनाने के लिए। अच्छा, तो ये जो कॉरिडोर है पर्टिकुलरली जो मैंने बताया कि दुबई, मुंबई और क्या बोलते हैं ये अफ्रीका, ये कॉरिडोर जो है वो भारत के लिए काफ़ी रिस्क प्रोन है। था एक समय में, आज तो इतना ज़्यादा दुबई से तो नहीं होता है, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स दुबई से आना, गोल्ड स्मगलिंग बहुत ज़्यादा दुबई से। ये जो माल आता है, ड्रग्स आता है, छोटी क्वांटिटी तो चलो समझ में आती है कि फ़्लाइट से चली आती है। बड़ी क्वांटिटी जो लाई जाती हैं वो निश्चित तौर से पोर्ट्स से कंटेनर्स के ज़रिए ही आती होंगी। तो हमारे जो कंटेनर यार्ड्स हैं, क्या वो इतने इक्विप्ड हैं कि उसमें रखा हुआ जो ड्रग्स है वो उसका पता किसी मैकेनिज़्म से, किसी तरीके से लगाया जा सके? जो डॉग्स होते हैं, स्निफर डॉग्स या कुछ? नहीं होते हैं वो कई बार। अभी जैसे एक आपने मुंद्रा पोर्ट पे एक 3000 किलो का हेरोइन का कंसाइनमेंट पकड़ा गया था कुछ अरे साल वहाँ से पहले। तो और कई पकड़ गए हैं। अब तक अगर गुजरात का पूरा मामला देखेंगे तो करीब करीब 50,000 किलो के आसपास माल जब्त हो चुका है कई उसमें। हाँ, तो 3000 किलो जो था वो कुछ 21,000 करोड़ की वैल्यू बताते थे उस समय। वो एक टैल्कम पाउडर के कंसाइनमेंट के साथ उसको लेकर लाया था। तो अगर आप सिर्फ एक्सरे भी करेंगे तो आपको दोनों चीज़ें एक जैसी दिखेगी। जब तक आप वो कंटेनर खोल के चेक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मालूम पड़ता है कि अंदर क्या है। अगर पाउडर ही दिख रहा है दोनों, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए खोल के चेक करना पड़ेगा। अब अगेन जैसे अब ये मुंद्रा पोर्ट में अगर पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम होगा। बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस के तो आप कंटेनर खोल नहीं सकते। कितना कंटेनर खोलेंगे? लेकिन वेपर डिटेक्टर्स भी तो होते हैं। हर पोर्ट में अगर वेपर डिटेक्टर्स यूज़ करते होते, मुझे लगता है तो आज की तारीख में तो कितने ही ड्रग्स के कंसाइनमेंट पकड़े जाते थे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सिंसियरली और सीरियसली इतना डीप जाके ये लोग चेक करते हैं। दूसरा कारण भी है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि प्रेशर भी रहता है कि आपको कंटेनर्स क्लियर करना होता है। नहीं तो एक कई कंटेनर्स में पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती है जो जल्दी ख़राब होने लायक होती है, तो उसको आपको इमीडिएटली कुछ ही मतलब 24 घंटा 48 घंटे में आप उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो प्रेशर के चलते कई चीज़ें रह जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं किसी मोड़ पर, किसी स्थान पर मुझे दिखाई देता है कि सिस्टम की लापरवाही भी है, कि डिप्लॉयमेंट जो है सिस्टम में सही तरीके का नहीं है। अब आप लापरवाही कहें या टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ ना कहें, पर अगर यहाँ पे हो रहा है सेम यूएस में भी हो रहा है। यूएस को तो आप सबसे बड़ी एक मतलब आर्थिक पर वहाँ तो डीए ज़्यादा मात्रा में जब्तियाँ करता है और हत्या काफ़ी करता एक्टिव है, है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ड्रग्स है वहाँ पे भी। इतने सारे यंगस्टर्स ड्रग कंज्यूम करते हैं। पैंडेमिक है वहाँ तो। पैंडेमिक है, फेंटानिल बहुत बड़ा एक उनके लिए एक सरदर्द सिरदर्द बना बन गया। हुआ है। तो उनके पास कैसे पहुँचती है? क्योंकि मेक्सिको के साथ जो बॉर्डर्स वगैरह हैं, उनके पास भी आसानी से पहुँच जाती है। वो लोग भी कहाँ ट्रेस कर पाते हैं? हर जगह नहीं। आपको आप क्वांटिटी दिखती है कि इतना पकड़ा गया, लेकिन कितना निकल गया वो हमको मालूम नहीं पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पे भी कितना पकड़ा गया है, लेकिन अब हम एक जनरलाइज़ कर देते हैं कि बहुत सारा निकल जाता है। हर स्मगलिंग में ऐसा ही है। अब गोल्ड में भी जाए तो पकड़ा जो जाता है उससे कई गुना ज़्यादा निकल जाता है सक्सेसफुली। तभी ये बिज़नेस चल रहे हैं, इल्लीगल बिज़नेस जो चल रहे हैं। अगर सभी पकड़ा जाता तो कोई या उसमें लॉस होने लगता, तो कोई ये बिज़नेस करता ही नहीं ना। एनसीबी ने पिछले दिनों जो है काफ़ी तगड़ी इन्वेस्टिगेशंस की थी। सुशांत सिंह वाले केस की भी अगर बात करूं तो उसमें भी नारकोटिक्स का मामला जो है वो बॉलीवुड से जुड़ा था। ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें लगातार बॉलीवुड जो है वो नशे की गिरफ्त में है, या नशा उसमें सप्लाई होता है, या नशे की सप्लाई वहाँ से भी होती है। ये बार बार सामने आता है। क्या टेक है तुम्हारा इसके बारे में, क्या बोलोगे? बॉलीवुड में एक सबसे मेरे बीच में एक एनसीबी ऑफिसर से भी बात हो रही थी। तो बॉलीवुड में ड्रग कंजम्पशन तो है, काफ़ी लेवल तक है, बहुत सारे लोग करते हैं। और क्यों है वो? हाँ, एक चीज़ आती है, एक जो कहते हैं कि कुछ जो ड्रग्स है जैसे मेफेड्रॉन हो गया, वो क्या होता है कि बहुत कई बॉलीवुड के लोग जो होते हैं रात-रात भर पार्टी करते हैं, सुबह उठ के फिर काम पे लग जाते हैं। तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सोते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रेगुलरली ऐसा करने लगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद आप खुद कन्फ्यूज़ रहने लगेंगे, आप काम नहीं कर पाएँगे। तो ये क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो लेके
ये उनको कंसंट्रेशन करने में मदद करती है। तो इसके लिए जो सिंथेटिक ड्रग्स जो आजकल आ रही हैं, वो सिंथेटिक ड्रग्स काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। स्टिमुलेटर की तरह। स्टिमुलेंट बोलते हैं उनको, और वो उनको कंसंट्रेशन करने में हेल्प करती है। तो एक नशा ही हो जाता है, जैसे एथलीट होते हैं अपना पावर बढ़ाने के लिए वो डोपिंग करते हैं। तो इस तरह से ये लोग भी करते हैं कि ठीक है 2-3 घंटा भी सो के काम कर पाए। स्टूडेंट्स करते हैं कई बार एग्ज़ाम के समय, वो लोग ये कि वो पढ़ सके, रात भर जाग सके, कंसंट्रेट कर सके। पर लोग ये नहीं समझते हैं कि आपके शरीर को अंदर से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ये शॉर्ट टर्म आप इमीडिएट वो देख रहे हैं कि ये आपको कंसंट्रेशन में मदद कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को ख़त्म करके ये कुछ साल में आपको ही ख़त्म कर देगा। तो आप एक गलतफ़हमी हो रही है लोगों में कि इससे मुझे कंसंट्रेशन करने को मिल रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ। दूसरा हो जाता है कि पीयर प्रेशर है, वो ले रहा है मैं क्यों नहीं लूँ। बॉलीवुड में इतने बड़े लोग लेते हैं, स्टाइल है ये तो हम क्यों नहीं लें। तो एक वो पीयर प्रेशर भी चलता है। और बॉलीवुड में तो पार्टीज़ में तो आजकल वो ऐसा हो गया कि एक ज़माने में लिकर होती थी, आजकल ड्रग्स के बिना पार्टीज़ नहीं होती है। यानी आपका ये कहना है कि जो पार्टी कल्चर है और ड्रग्स है, उस दोनों का सीधे-सीधे से एक रिलेशन है। अब रिलेशन बन गया है काफ़ी। काफ़ी हाई प्रोफाइल पार्टीज़ में तो बन ही गया है। और मैंने ये देखा है कि ड्रग्स के मामलों में जो गिरफ्तारियां होती हैं, तो वो गिरफ्तारियां होती हैं उस समय तो उनका बड़ा हंगामा हल्ला मचता है। उसके बाद क्या होता है? कितनी प्रतिशत इस मामले में, इस तरह के केसेस में सजाएं हो पाती हैं? कुछ होते हैं जहाँ भी छूटे हैं ना, जो मैंने देखा है अपने करियर में, वो कुछ प्रोसीजरल लैप्स के कारण छूटे हैं। कि जब आपने सीजर किया या आपने किसी को अरेस्ट किया, तो एक पर्टिकुलर जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया, तो वो उसमें वो कोर्ट में छूट जाते हैं। अदरवाइज टेक्निकल ग्राउंड्स पे छूटते हैं, और ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं। बेबी पाटनकर का केस भी कुछ वैसे ही है? वैसे हाँ हुआ था। हालांकि बेबी पाटनकर केस में तो वो जो टेस्ट किया था उसमें शायद वो ड्रग्स मिले भी नहीं थे। उन्होंने बोला कि अजीनोमोटो था। हाँ, अजीनोमोटो मिला था। तो अब वो क्यों हुआ, कैसे। और कोई भी आदमी लेकिन इतना सारा अजीनोमोटो अपने घर में क्यों छुपा के रखेगा? नहीं, पर ये फिर ये चीज़ें सामने नहीं आती है ना। वो अचानक, वो पहले ड्रग्स था, अचानक से ड्रग्स अजीनोमोटो में बदल गया। मतलब किस तरह से हुआ ये? कुछ या तो था ही नहीं, या तो आपने गलती कर दी। हाँ, कुछ मंत्र जादू हुआ है, या अंदर से कोई आपका मिला हुआ है, कोई अंदर से मिलके उसने उसको कंसाइनमेंट को ही बदल दिया है। कई बार होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती है। ऐसे भी चीज़ें आई है कि आप कुछ चीज़ें जब आप सीजर होता है बड़ा, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको जला देते ताकि वो फिर से यूज़ नहीं हो पाए। पर उसमें एक जलाया तो क्या जलाया? एक्स क्वांटिटी जला देते हैं और वाई क्वांटिटी लाके वापस जो अंदर के लोग कुछ मिले होते हैं वो वापस उसको मार्केट में पहुंचा देते हैं। अच्छा। इस तरह की चीज़ें भी होती है। जहाँ पैसा है, करप्शन है, वहाँ ये सब चीज़ें भी होगी। हमारी सीमा रेखा जो है वो पंजाब की, राजस्थान की और गुजरात की, ये तीन जो हैं ये पाकिस्तान से लगती हैं। और चूँकि गुजरात जो है वो कराची से डायरेक्ट मतलब अलाइन होता है समंदर के ज़रिए, तो ये क्या ट्रांजिट पॉइंट की तरह से इस्तेमाल होते हैं या वहाँ से जानबूझ करके हिंदुस्तान में ज़्यादा ड्रग्स भेजा जाता है पाकिस्तान से? कोई ख़ास कारण? नहीं, ट्रांजिट पॉइंट के तौर पे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बॉर्डर एरिया है। अब बॉर्डर एरिया के थ्रू खासकर ओपियम हो गया, हेरोइन हो गया, वो वहाँ से एक आसानी से मतलब बहुत बड़ी मात्रा में भी पैदा होता है उस तरफ, इस तरफ, उस तरफ। अफ़गानिस्तान तो ओपियम के लिए जाना ही जाता है, वो तो कुख्यात है। तो और उनकी तो इकोनॉमी भी चलती है उस चीज़ से। तो वो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए एक और क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत है। यही स्थिति शायद म्यांमार यानी बर्मा की भी है। हाँ, म्यांमार की सेम है। म्यांमार की भी वही चीज़ है कि म्यांमार में तो वो आजकल मेथाम्फेटामाइन है जो उसको याबा कुछ नाम बोलते हैं, तो वो काफ़ी वहाँ पे चलती है और वहाँ से काफ़ी स्मगल होती है। वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दूसरे देशों में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काफ़ी स्मगल होती है। तो और अब जो ज़माना हो गया वो सिंथेटिक ड्रग्स का ज़्यादा हो गया है। तो आपके जो कोकेन, हेरोइन तो है, वो आते हैं, वो एक मात्रा में आते हैं, लेकिन सिंथेटिक ड्रग्स ज़्यादा आने लगे हैं जो फिर जैसे म्यांमार में बनते हैं, इंडिया के अंदर ही कई जगह बन जाते हैं आज। इंडिया में तो अब जगह जगह पे इस तरह की फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और ख़ास तौर से जब हम लोगों ने भी कुछ समय पहले इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें ये पाया था कि मध्य प्रदेश के ख़ास तौर से और महाराष्ट्र के
जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, उसमें जो सिख फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे बनने लगी है सिंथेटिक ड्रग्स। कैसे वो लोग इन फैक्ट्रियों में पहुंच जाते हैं, कैसे क्या होता है? ये बंद पड़ी फैक्ट्रीज यूज़ करते हैं। अब उसको फैक्ट्री ओनर भी उसमें कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उनको पैसा मिलता है, रेंट मिलता है, अंदर क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं, वो देखते नहीं है। जगह है तो जितनी बड़ी जगह आप उतने एक प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये सब सिंथेटिक ड्रग्स है, तो केमिकल वगैरह के थ्रू ही बनती है। तो अब तो एक कमरे में भी आपके पास 10 बाय 10 का कमरा है, तो उसमें ही कमर्शियल क्वांटिटी में बना सकते हैं। हाँ, तो मतलब अगर 1 आध टन बनना तो कोई बहुत बड़ी हाँ, बात नहीं तो होती अगर है। वो आप 10 बाय 10 के कमरे में इतना बना सकते, तो आपके हाथ अगर एक बंद पड़ी फैक्ट्री लग गई, तो आप तो कितने ही टन, कितने हज़ारों किलो वहाँ पे आप फटाफट बना के और मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। और उसमें टाइम भी नहीं लगता है, वो बना के फटाफट से। और ये ऐसे फैक्ट्रीज़ वो इस तरह की चूज़ करते हैं जो थोड़ा शहर से दूर हो, आइसोलेटेड हो। तो आप में अगर रेड भी पड़नी है, कुछ होना है, तो आपको पहले से आइडिया लग जाता है कि ठीक है, रेड पड़ने वाली है। भीड़ भड़क के एरिया में आपको नहीं समझेगा एकदम से अगर रेड हो रही है तो। तो वो बचना भी, वो छोड़ के भाग सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसके लिए वो फैक्ट्रीज़ आजकल जो ऐसे आइसोलेटेड एरिया में काफ़ी चूज़ कर रहे हैं। फरदीन का केस भी आपने शायद मुझे याद पड़ता है कवर किया था। मैंने नहीं, आपने मैंने हमने दोनों ने कवर किया था। हाँ, हाँ। हाँ, हम दोनों ने ही कवर किया था और घंटों-घंटों हम लोग खड़े रहते थे हाँ, एनसीबी ऑफिस के फील्डिंग बाहर। लगाया करते थे कि कुछ भी छोटी से छोटी भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। क्या ऐसा नहीं लगता कि फरदीन को जानबूझकर के इस चीज़ में फँसाया था, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे कर के? नहीं, क्योंकि बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था ना कि इसको हम रिहैब सेंटर में भेजेंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से कम निकला था, उसका जो कंजम्पशन था। तो उसको एक रिहैब सेंटर में भेजने की बात चली थी। तो इसका मतलब वो तो माना ही था कि कंज़्यूम करता है ड्रग्स। तो अब वो बड़ी क्वांटिटी में नहीं था, सिर्फ़ कंज़म्पशन का केस था। और सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में? सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला तो अभी भी अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो पूरा किताब खुलेगी वो तो। वो आज भी सुशांत सिंह राजपूत में मुझे लगता नहीं है कि कोई इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में गई है, या वो इन्वेस्टिगेशन में कोई बहुत बड़ा एक वो ड्रग्स एंगल निकल के आया है, पर मोटिव मतलब जो मेरे खुद के सोर्स हैं, वो अभी भी डाउटफुल। तो रिया चक्रवर्ती के ऊपर इतना क्यों, मतलब हाय तौबा मचाई इन लोगों ने, छाती कूटी कि वो ड्रग्स क्वीन है और पता नहीं क्या-क्या बेचारी को वो कर दिया? तो देखिए, मीडिया कवरेज तो क्योंकि सेलिब्रिटी है, तो हमारे लिए मीडिया के लिए तो केस वैसे ही बड़ा हो जाता है। और दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत अलेज्ड सुसाइड केस था, तो अभी मैं अलेज्ड बोल रहा हूँ क्योंकि उस पे भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही थी। तो और फिर ये आ रहा था कि रिया चक्रवर्ती उसको ड्रग्स सप्लाई लेके आती है, सप्लाई नहीं करती, मतलब वो एक कॉन्ड्यूट थी अरेंज बीच में, करती है। अरेंज करती है उसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे एलिगेशन चले थे, जिसके वजह से एक केस भी बहुत बड़ा बन गया, एक पूरा नारकोटिक्स एंगल पे शिफ्ट हो गया। अब मोटिव तो खैर सुसाइड डाल दिया, तो उसमें मोटिव भी खास रह नहीं गया। वो फिर उसके सक्सेस स्टोरी के पीछे चला गया, कितना सक्सेसफुल था, काम मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। हालांकि वो मोटिव पे भी बार बार सवाल उठाए जाते रहे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए ड्रग्स लेके आ रहा है या खुद कंज्यूम भी कर रहा है, तो इसको इस तरीके से मीडिया में हाय तौबा मचा करके, मीडिया ट्रायल कर कर किसी की इमेज जो है वो ख़राब करना, उसको कितना आप सही मानोगे? काफ़ी चेंज हो गया मीडिया में, विवेक। आपने और हमने जब किया था, काफ़ी चेक्स होते थे उस समय। बहुत सारे लिखने के पहले ही हमारे एडिटर्स हमको 10 सवाल पूछते थे। तो स्टोरी छप छपवाने के लिए हम लोग की नाक में दम होता था कि भाई कितनी इम्पोर्टेंस वो स्टोरी को मिलेगा। उसके लिए हमको जितने स्टोरी पे मेहनत करनी पड़ती थी, उतनी मेहनत हमको ऑफिस में भी करनी पड़ती थी। अब नहीं रह गया। अब वो बोलते हैं ना कि वन लाइनर स्टोरी हो गई है, मिल गया है, आप डाल दो, आप गिरा छाप देंगे दो, नहीं तो आप बाद में। स्टोरी छप दो। हाँ, अच्छा, टीवी चैनल्स पे है, वो आज बोल दिया, कल को ऑनलाइन में से आपने वो स्टोरी हटा दी, आपकी ऑनलाइन डिजिटल मीडिया में चल रही है, हटा दी। न्यूज़पेपर में तो फिर भी वो आज नहीं, अगले 100 साल में भी वो वहीं पे रहेगा। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं वो लोग स्टोरी, पर इमीडिएटली तो ट्रैक्शन, और आज सब टीआरपी का गेम बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप मसालेदार स्टोरी नहीं देंगे तो लोग आपका चैनल नहीं देखेंगे। लोग, कई बार न्यूज़पेपर्स में भी ये फॉलो होता है कि बॉलीवुड है, बिकता है, नारकोटिक्स है, बिकता है। और जब बॉलीवुड और नारकोटिक्स मिल जाए
तो एक सोने वो पे अपने आप में सुहागा। एक स्टिमुलेंट है। अच्छा। ये बात भी सही है। और स्टिमुलेट होने वाली जहाँ तक बात है, तो गोवा को किस नज़र से देखोगे? गोवा तो अब फिर भी थोड़े चेक्स हो रहे हैं। वो बीच में किसी एक लड़की का मर्डर हुआ था, शायद ड्रग्स को लेके ही, स्कारलेट मर्डर की बात कर स्कारलेट रहे हो? मर्डर केस। तो लेकिन उसके पहले तक तो ऐसा लगता था कि आप इंडिया में है कि आपको एक वेस्टर्न कंट्री के है जहाँ पे एक बीच पे है, जहाँ पे हर चीज़ फ्री है, आपको जैसे रहना है, आप बिकनी में वहाँ पे धूप सेक सकते हैं, जो इंडिया में कल्चर नहीं है। इंडिया में आप और कोई बीच पे आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी नहीं। कई लोग ड्रग्स कंजम्पशन के लिए भी गोवा में जाते थे, तो वहाँ पे क्योंकि टूरिज़्म बहुत बड़ा एक फैक्टर था, तो चेक्स भी कम हुआ करते थे उस समय। लेकिन धीरे-धीरे जब ये एक बड़े क्राइम्स का रूप लेने, वहाँ के खुद के ही लोकल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे ड्रग्स में। तो जब ये बड़ा क्राइम का रूप लेने लगी, मर्डर्स वगैरह होने लगे, तब जाके थोड़ा-सा गवर्नमेंट भी उसमें सीरियस हुई। अभी भी होता है, काफ़ी होता है, पर ऐसे ब्लेटेंटली ओपनली नहीं हो पा रहा है अभी। लेकिन मैंने तो ये जो इन्वेस्टिगेट किया गोवा की इकोनॉमी को, और गोवा की खास तौर से ड्रग्स इकोनॉमी को, मैंने ये पाया कि वहाँ पे अलग-अलग बीच हैं। हर बीच जो है वो किसी न किसी देश के ड्रग माफिया का है। एक रशियन ड्रग माफिया ने कर रखा है कंट्रोल में, दूसरा जो है अफ्रीकन कंट्रोल करते हैं, तीसरा जो है भारतीय हमारे करते हैं, चौथा जो है इटालियन करते हैं, पांचवा जो है अटाला जो है इज़राइल का, वो उसका ग्रुप करता है। अटाला नाम का एक बहुत बड़ा जो है ड्रग तस्कर जी। वहाँ पर बना रहता था, और उसकी कुछ गर्लफ्रेंड का भी मामला हुआ था, और वो बीच में कुछ हुआ था। अटाला के बारे में कुछ आप बता पाओगे नहीं, लोगों को? उतना मैंने उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं किया। हाँ, क्योंकि ये जो है वहाँ की इस पूरी ड्रग इकोनॉमी में एक ये बंदा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण पाइवटल रोल प्ले किया करता था, ऐसी बात सामने पर ये आती सही थी। है, एक ज़माने में हर बीच पे एक अलग-अलग जो इनका माफ़िया था, उनका कंट्रोल हुआ करता था। ये इनका आपस में एक अंडरस्टैंडिंग चलती थी कि कोई हाँ, एक आपस में वॉर नहीं होगा, पर हम अपना-अपना एरिया सँभालेंगे। जो अब शायद अब नहीं रह गया है वैसा। अब जो अच्छा। भी होता है, अब क्लैंडस्टाइन तरीके से होता है, छुप-छुप के होता है, ड्रग सप्लाई होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बीच डिवाइड करके बैठे हैं। अब उस तरह से नहीं है, अगर वो भी होता भी होगा तो वो भी क्लैंडस्टाइनली ही होता होगा। नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा बेल्ट है, वहाँ के जो 7-8 राज्य हैं हमारे, उसका क्या इससे सीधे गोल्डन ट्रायंगल से या गोल्डन क्रिसेंट से कुछ कनेक्टिविटी है? नॉर्थ ईस्ट तो गोल्डन ट्रायंगल आ जाएगा जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस से है। तो वो जैसे मैंने कहा था, म्यांमार से एक काफ़ी मात्रा में एक मेथाम्फेटामाइन आ रही है आजकल। याबा बोलते हैं, जो मैं आपको नाम बोल रहा था। तो वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भी आती है, दूसरे देशों में भी जाती है। तो वो बॉर्डर तो एक ये जो गोल्डन क्रेसेंट है, वो वेस्टर्न साइड से इस तरफ आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल से आ रही है। और दोनों तरफ से काफ़ी उसमें हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन, ये 2 चीज़ तो बहुत बड़ी मात्रा में स्मगल होके आ रही है यहाँ पे, जो बल्क क्वांटिटी में कहते हैं। ये इतनी बल्क क्वांटिटी में ये पैसा ये आता है ड्रग्स वगैरह, तो इसके लिए बल्क क्वांटिटी में ही पैसा भी जाता होगा? कई उसमें पैसा जाता है, पैसा तो हवाला के थ्रू, हवाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। हुँ। हवाला के थ्रू जाता है, तो उसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें यहाँ से कैश भेज रहे हैं या बैग में भर के। ये तो आपने यहाँ से बोल दिया, पेमेंट आपको वहाँ से हो गया। तो हवाला के थ्रू पेमेंट होता है। कई जगह पे, ये ख़ासकर जो अगर आप पाकिस्तान वगैरह या इस तरफ लें, तो वहाँ पे आर्म्स, इवन गोल्डन ट्रायंगल में भी आर्म्स से डील किया जाता है, बार्टर सिस्टम होता है। वो ड्रग सप्लाई करेंगे, उनको कहीं और से आर्म्स मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका का जो लिट्टे था, हाँ, उसके साथ में अमर नाइक की इस तरह की डील हुई थी कि तुम हमें हथियार और बाकी सब चीज़ें सप्लाई करो, हम हमारे यहाँ का ड्रग्स तुमको दे तुमको देंगे। देंगे। तो ठीक उसी हाँ, वो एक अंदाज जो, में। हाँ, अगर आप मुंबई का एंगल लेंगे तो वो उस समय इस तरह से ही चलता था, अमर नाइक के समय से। और वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है। बहुत प्रॉफ़िटेबल, मेरे ख़्याल से वो अमर नाइक उसके पहले ड्रग्स में था भी नहीं। हुँ। जहाँ तक मुझे ध्यान है, अब तो अंडरवर्ल्ड का महारत हासिल है आपको। हाँ, वो सब्जेक्ट पर, अंडरवर्ल्ड पर नहीं, सब्जेक्ट पर उस समय मेरे ख्याल से अमर नाइक पहली बार उस समय ड्रग्स में घुसा था, क्योंकि वो लिट्टे एलटीटी ने ही उसको कहा था
कि तुम अगर ये इसमें बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तुम हमको हथियार दे दो, हम तुमको ड्रग्स सप्लाई करेंगे, और वहाँ से वो ड्रग्स के नेटवर्क में फंसा था। और ये शेल कंपनीज के थ्रू नहीं हवाला होता है या पैसे का ट्रांजैक्शन होता है? होता है ना, शेल कंपनीज तो हवाला के लिए ही क्रिएट की जाती है। अच्छा। अगर आप जाते हैं तो कई बार तो कंपनीज का एड्रेस होते ही नहीं है, कई बार होते हैं तो कोई, जैसे अगर इंडिया में है तो कोई झोपड़पट्टी में होते हैं, उसका ओनर कोई घर पे काम करने वाली बाई होती है, कभी ड्राइवर होता है, हाँ, जिसकी सैलरी एक 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार रुपये से भी नीचे होती है। तो शेल कंपनीज होती क्यों है, मतलब उससे उनको फ़ायदा क्या अगर वो पैसा नहीं कमा के दे तो हवाला के लिए ही शेल कंपनीज क्रिएट की जाती है। और क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी तो अब वो तो एक इनको हथियार के तौर पे एक अच्छी चीज़ मिल गई है जिसको ट्रेस करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये आपको डिजिटल जाल में ऐसे फंस जाते हैं, मतलब इवन एजेंसियाँ भी, कि एक लेवल पे जाके वो लोग रुक जाते हैं, कहाँ से पैसा किसको गया क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, वो फिर मल्टी लेयर से होते हुए फिर जाके आप उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं और आपके करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जो भी देश की करेंसी है। तो डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी तो सरदर्द बन गया है अभी एजेंसीज़ के लिए। और मैंने ये चीज़ देखी है कि ये जो पूरा हवाला नेटवर्क चलता है, पैसे का जो ट्रेल है, वो कई दफ़ा जा कर के पाकिस्तान में ख़त्म हो जाता है, और पाकिस्तान को जो है एफटीएफ जो है वो हमेशा से अपनी ग्रे लिस्ट में रखती आई है, और बीच में उन लोगों ने शायद किसी तरीके से कुछ जोड़ जुगाड़ करके अपने आप को उसमें से निकलवा भी लिया था, ऐसा सुनने में भी आया था। ये नार्को टेरर एंगल पाकिस्तान के साथ में क्यों इस कदर जुड़ा हुआ है? उसके पीछे उन लोगों की क्या मंशा है और क्यों वो इस चीज़ से मुब्तला हैं बहुत ज़्यादा? वो उसका जवाब तो आपके इसे वर्ड में ही है, नार्को टेरर। वो टेरर का गढ़ है, वहाँ पे सारे लश्कर-ए-तैयबा, सारे दुनिया भर के टेररिस्ट, हाँ, जेयूडी जो भी है, तो जमात-उद-दावा। हाँ, तो वो सब वहाँ पे उनका गढ़ है, वहीं पे पैदा हुए हैं। अल-कायदा को वहाँ पे ओसामा बिन लादेन को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया हुआ था। तो इतना बड़ा है तो ऑब्वियस है कि आपको उसके लिए पैसा चाहिए हथियार, तो उसके लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे? सिर्फ कैश और इससे नहीं होता है। तो आप उसके लिए नारकोटिक्स में डील करते हैं, नारकोटिक्स में डील करेंगे तो आपको हथियार मिलेंगे, गोला बारूद मिलेंगे, तो आप उससे आके अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान में तो नार्को टेररिज्म का एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म का वो सेंटर है पाकिस्तान, कह सकते जी, है ना? हाँ, जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बोलते हैं हम लोग, टेररिज्म बोलते हैं, ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म है। अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किताब लिखने के दौरान कभी इस चीज़ से आप रूबरू हुए कि पाकिस्तान जो है वो नार्को टेररिज्म का तो सेंटर है, लेकिन वहाँ वो सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट भी बना हुआ है, सेलिंग पॉइंट भी बना हुआ है, उसके बारे में कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने कभी कोई रिपोर्ट्स दायर की हों, आई हों, लिखी हों? यहाँ तो मैंने बहुत रिपोर्ट्स देखी नहीं है यहाँ पे, पर जनरली आप बात करेंगे तो एजेंसी से तो आता है सामने कि वहाँ पे एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट भी है, जैसे हेरोइन वगैरह के लिए फिर से मैं कहूँगा एक पाकिस्तान बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है, क्योंकि फिर से अगर वो इसमें डील नहीं करेंगे तो उनको हथियारों की सप्लाई और भी जगह से होती है, हथियारों की सप्लाई दूसरे जो वेस्टेड इंटरेस्ट कंट्रीज़ होती है जो इंडिया के अगेंस्ट में काम करना चाहते हैं पर सामने से नहीं कर सकते, तो वो हथियार सप्लाई करते हैं, पर कहीं ना कहीं आप उसको उसके बदले में भी फिर कुछ देना पड़ता है, तो आप नारकोटिक्स में डील करते हैं, तो एक बार्टर सिस्टम के तहत आप नारकोटिक्स वहाँ से बेचते हैं, तो वो एक ट्रांजिट पॉइंट भी बन जाता है। और ये पाकिस्तान जो है ये क्या पूरी दुनिया के लिए इस मामले में ख़तरा बन चुका है? पूरी दुनिया में तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा उनको ये करते होंगे, उनका बहुत ज़्यादा फोकस इंडिया है। ज़्यादा फोकस इंडिया है और ज़्यादा फोकस फिर वो नार्को टेररिज्म में होगा कि और दूसरा है कि आप नारकोटिक्स एक और था, जैसे आप पंजाब की बात निकली थी, पंजाब में एक समय में बहुत हाई लेवल तक ड्रग यूज़ बढ़ गया था, अभी भी वही हालत है? अभी भी है, पर एक समय यूथ्स ख़त्म हो रहे थे, फैमिलीज़ ख़त्म हो रही थी, अभी भी है, वहाँ के इंटरनल भी कुछ लोग मिले हुए थे, पर अब वो ड्रग्स आते कहाँ से थे? वो भी पाकिस्तान बॉर्डर से आते थे। अब तो शायद पाकिस्तान ड्रोन से गिरा रहा है। ड्रोन से गिरा रहा है। अब कैसा होता है कि अगर आपको इकोनॉमी को भी टारगेट करना है,
तो आप किस तरह से कर सकते हैं? एक तो आप आतंकवादी एक्टिविटी करते हैं, लोगों को डराते हैं कि ठीक है, जैसे मुंबई में आप उन्होंने ट्रेन ब्लास्ट कराया था फर्स्ट क्लास में। तो एक जो बिज़नेस कम्युनिटी थी वो डर फैलाने के लिए कि वो ट्रैवल करना बंद कर दे, कम कर दे, तो आपको एक कमर्शियल कैपिटल का जो आपको एक नाम मिला हुआ है, उस पे एक ये हो जाएगा, दाग लग जाएगा। इसी तरह से होता है कि आप अगर इकोनॉमी को आपको ये करना है तो फेक करेंसी आप भेज देते हैं। अच्छा। तो फेक करेंसी करके इकोनॉमी को टारगेट करते हैं। और अगर आप ड्रग्स भेजते हैं, आप इंडिया के यूथ्स को ही पूरा ड्रग्स में अगर डुबो देते हैं, तो आपकी इकोनॉमी धीरे-धीरे आने वाली जनरेशन अगर काम की जगह, बिज़नेस की जगह अगर इस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, घर से पैसा उड़ा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को ही इम्पैक्ट कर रहा है। आने वाले सालों में धीरे-धीरे इकोनॉमी को वीक कर रहा है। तो पंजाब तो बेस्ट एग्जांपल था उसका। बॉर्डर एरिया भी पाकिस्तान से लग के है, ड्रग्स आते थे, ड्रोन के थ्रू अब ड्रग्स फेंके जाते हैं वहाँ पे। तो वही हालत है। आज फिर भी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कम करने का, पर कई बार होता है कि बॉर्डर एरिया से लग के होता है तो और आसानी से ड्रग्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसको ये मान लूँ कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में ड्रग्स भेज करके और एक तरह से हाइब्रिड वॉर कर रहा है, उसको उस तरीके से ले सकते हैं? हाँ, ड्रग्स तो कई सालों से हाइब्रिड वॉर की तौर पे चला जा रहा है, क्योंकि आप अगर यूथ को, आप लोगों को ड्रग्स के नशे में अगर ये कर दें, तो एक वो वॉर ही हो जाता है कंट्री के अगेंस्ट में, क्योंकि ये मास लेवल पे करने की कोशिश हो रही है, कोई छोटे लेवल पे नहीं हो रही है। तो जिस तरह से साइबर वॉर अब चल रहा है, ड्रग्स का तो और कई साल से चल रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी कुछ काम चल रहा है भारत के साथ में, कितना भारत को मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सहयोग कर पा रही हैं, कुछ जानकारी दे पाएंगे? नहीं, कोलैबोरेशन चलता है, डीए के साथ भी चलता है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी एजेंसियाँ इंटरपोल के थ्रू कोऑर्डिनेट करती है। तो क्योंकि ड्रग्स की देखा जाए तो कोई लोकल ज्योग्राफी नहीं है, ये आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कई बार बॉर्डर से भी जुड़ी हुई, ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर से भी जुड़ी हुई है, ऐसे ऐसे जगहों से भी होता है जिससे आप बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। बाहर से ड्रग्स आती है, कई बार प्लेन के थ्रू आती है, कई बार कंटेनर्स के थ्रू आती है, कोरियर के थ्रू आती है, तो कार्गो में आती है। तो इसके लिए जो एक एजेंसीज़ है दूसरे कंट्रियों के साथ, वो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है और वो हो भी रहा है। इनफैक्ट मेरी बुक में एक उनके डीईए के जो पहले कस्टम्स में भी काम किए हैं, रॉबर्ट मज़र हैं, बहुत बड़े, उनके खुद की 2 किताब आई है और उनकी एक किताब पे तो फिल्म भी बनी है, तो उनका इंटरव्यू भी है इसके अंदर। उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि कितना इम्पोर्टेंट है अलग अलग एजेंसीज़ का साथ में काम करना और साथ में मिलके कोऑर्डिनेशन करना, कोलैबोरेशन करना। उनका ये मानना है ड्रग्स कभी ख़त्म नहीं होगी, जो सही है, ड्रग्स कभी बंद नहीं होगी। जब तक नशा है, लोगों में नशे की लत है, तब तक ड्रग्स ख़त्म नहीं होगी। पर आप उसको कैसे कम कर सकते हैं? अगर आप एजेंसीज़ में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो। कई बार वो होता है, ऑन पेपर होता है, फिर बाद में रह जाता है। कई बार खाली आप उसको मिलते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उस तक ही रहते हैं, जिसको आप लिटरेरी बोले कि लिटरेचर के तौर पे ही बन के, रिपोर्ट्स के तौर पे बन के ख़त्म हो जाता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब तक आप उसको अटैक नहीं करेंगे ड्रग माफिया को, तब तक ये बंद नहीं होने वाली। मनीष पचौली के लिए तो ये कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा ड्रग्स जो है चाय है। हाँ। लेकिन मनीष पचौली जो है यूथ को, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी चाय का नशा करें या जो नशा अभी भी चल रहा है उसको इस्तेमाल करते रहें? नहीं, मनीष पचौली खुद ने चाय कम कर दी जर्नलिज्म से थोड़ा सा जब अलग हटा तो चाय अपने आप कम हो गई। तो तब तो ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारे स्टोरीज़ पे काम करना, बहुत सारे लोगों को मिलना। अब ऐसे भी लत नहीं थी कि हर जगह चाय ढूंढ के हम लोग टूट पड़ते थे। अब हम 2, 3, 4 ऑफिसर्स को मिले, 5 ऑफिसर को, हर ऑफिसर बोलता था कि चाय पी लेते हैं। ऑफिसर क्या, अगर आप, हम देखते थे क्राइम ब्रांच में भी अपने कई कांस्टेबल मित्र होते थे, तो बोलते थे चलो यार वो कैंटीन में चाय पीते हैं। चाय एक बहाना होता था। क्या होता है कि कई चीज़ों पे अब चाय पीते पीते आपके बहुत सारे खबरें निकल जाती थी, कन्वर्सेशन होते थे। सिर्फ खबर देने के लिए ही नहीं होती थी, बात बात में ही हम आज बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ, कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर नहीं होते हैं, वहाँ से भटक के दूसरे चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं, तो वहीं पे बातचीत होती थी। तो चाय पीना एक, अगर चाय नहीं पियेंगे, जैसे ऑफिसर के पास बैठे हैं, आपने 2-4 सवाल पूछ लिए, फिर बोला ओके ठीक है थैंक यू,
अब चाय पी रहे, चाय आ रही है, चाय आने में 5 मिनट लग रहा है, चाय पीने में धीरे-धीरे 2-4 मिनट, 5 मिनट लग रहे, तो आपके पास टाइम मिल जाता है बात करने का। तो कहे पर यूथ्स को मैं चाय तो ठीक है, चाय कॉफ़ी का तो अपना एक है, वो भी कैफ़ीन का आजकल बहुत सवाल उठ रहे हैं। पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ड्रग्स से दूर रहें। ड्रग्स कोई आपको कंसंट्रेशन नहीं देता है, वो आपको नुकसान ज़्यादा करता है, आपको करता है, आपकी एक जान है, आपके पीछे पूरी फैमिली है। 2 एमबीए स्टूडेंट मर गए, वो तो मर गए, आज खबर बन गए, लोगों ने खबर छाप दी, उनकी फैमिली को क्या होगा? उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा, उसमें भी उनको शायद अच्छी जॉब्स लगने की उम्मीद थी और बहुत बड़े एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे थे वो। तो इतना ब्राइट फ्यूचर होने कैसे ख़त्म हो गया? हुआ क्या अल्टीमेटली? मतलब आपने इतने साल पढ़े इतना और वो जो जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, उसकी फ़ीस भी कई लाख रुपए है साल की। आप इतना पढ़ के एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए अचानक आप मर जाते हैं सिर्फ़ ड्रग्स ओवरडोज़ से। और अब जो सिंथेटिक ड्रग्स आ रही है, वो तो मैं कह रहा हूँ बहुत ख़तरनाक है। वो तो ऐसा है कि पॉइज़न है। आप वो जो लोग मज़ाक में कहते हैं ना व्हाट्स योर पॉइज़न टुडे? लिकर के लिए कहते हैं। ये लिटरली पॉइज़न है। प्रमोद महाजन जो बहुत बड़े नेता हुए हैं, उनका जो बेटा है राहुल महाजन, वो उसका और उनके सेक्रेटरी विवेक मोइत्रा का भी तो केस कुछ इसी तरह आया का था है। वही। लेकिन विवेक मोइत्रा की जो डेथ हुई थी और राहुल जो बीमार हुए थे, तो वो कंटेमिनेशन का इशू था। ड्रग्स जो है वो कंटेमिनेटेड था, उसको क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए उसमें कुछ दूसरी चीज़ें डाली गई थीं। तो ये भी एक बड़ा खतरा जो है ड्रग्स के साथ में जुड़ा हुआ है। अब विवेक आप देखो कोकेन की कीमत कितनी होगी आज? मिनिमम अगर देखें तो 7 करोड़ 10 करोड़ पर केजी या उससे ज़्यादा 18-18 करोड़ डिपेंडिंग क्वालिटी पे होता है। अब वो कोका प्लांट से निकलता है लेकिन वो जब पूरे घूम फिर के आता है कोलंबिया या जहाँ से भी, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है अगर आप उसको पर ग्राम पे भी लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ़ एक जो बोलते हैं ना क्रीमी लेयर हो गई, एकदम हाई क्लास हो गई, उनके बस की है वो चीज़। लेकिन कोकेन आज भी काफ़ी लोग लेते हैं। मिडिल क्लास भी लेता है, अपर मिडिल क्लास भी लेता है, जो कभी अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अब उसके प्राइस कम करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? वो अलग-अलग चीज़ों से मिक्स करते हैं। कोई कई तो मैंने सुना है कि नमक भी डाल देते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, तो क वो भी हो जाता है। और कई तो कुछ बहुत डेंजरस चीज़ें केमिकल कुछ ऐसे होते हैं केमिकल से बनी हुई चीज़ें वो डाल देते हैं। तो जहाँ पे कंटामिनेशन होता है, वहाँ पे और जान जाने का खतरा होता है। और अगेन ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक ड्रग्स ही आपकी जान लेगी। कोकेन भी, प्योर कोकेन भी आप नहीं ले सकते हैं, मतलब वो इतनी खतरनाक है। ज़रा क्वांटिटी ऊपर-नीचे हुई, तो आपके तो पैसा तो आपका जा ही रहा जाता ही है, कि आपके बस में है नहीं, आप इधर-उधर से कहीं से पैसे चुराते हैं, घर से चुराते हैं, कहीं से चुराते हैं। लेकिन आप बाद में क्वांटिटी ऊपर-नीचे हुई, तो आपकी जान चली जाती है। वो कोकेन ओवरडोज़ से कई केसेज़ हुए हैं, कई मौतें हुई हैं। इधर भी एक मतलब जो विवेक मोइत्रा का केस भी था, एक पहले तो कह रहे थे कि ओवरडोज़ से हुआ है, फिर ये कंटामिनेशन का भी की भी सामने आई खबर बात। सामने आई थी। तो कंटामिनेशन तो होता है, हर ड्रग्स में होता है, क्योंकि प्रॉफ़िट मार्जिन कैसे बढ़ाएँगे ये लोग? तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि नशा जो है वो कितनी बुरी शय है। नशा नहीं करना है और अपने आप को जो आपका गोल आपने सेट किया है आपको उसकी तरफ बढ़ना है। नशे की दुनिया पर मनीष आपने बहुत सारी ऐसी आंतरिक सूचनाएं दी जो कि लोगों तक अभी तक नहीं पहुंची थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। खबर नवीसी का और इंटरव्यूज़ का ये जो सिलसिला है 5E मीडिया पे ये लगातार चलता रहेगा और आप इस तरह की खबरें अगर लगातार सुनना चाहते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। अगले अंक में आपको कुछ और ऐसे ही सनसनीखेज जानकारियां लेकर के आपके लिए ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।